नमस्कार। माननीय नंद कुमार जी और मंच पर आज के इस पूरी जो संध्या है उसके नायक जो है राहुल जी, जिन्होंने इस पुस्तक का लेखन किया है। पुस्तक के प्रकाशक मालती प्रकाशन के माध्यम से इस पुस्तक को प्रकाशित करने वाले भरत शर्मा जी और सभागार में मौजूद सभी जो अपने मित्र हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं। मैं दो तीन चीज़ें जो है वो बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में आपसे बात करूंगा। देखिए, किताब तो हो गई है, पर दो तीन संकट हैं जो है। मैं आई विल लीव दीज थिंग्स, जो है मेरे पास उन चीज़ों के जवाब नहीं है, तो मुझे लगता है कि मंच से मैं आप लोगों के बीच में इन बातों को छोड़कर जाना चाहता हूँ कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करें और इन बातों का जवाब मिलना ज़रूरी है। अन्यथा जिस उद्देश्य को लेकर ऐसी पुस्तकें लिखी जाती हैं और ये पुस्तक लिखी गई है, वो उद्देश्य पूरा हो नहीं पाएगा। पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि ये पुस्तक जो है क्यों महत्वपूर्ण है और यूएस की यूनिवर्सिटीज़ का भारत की जो आप अंदरूनी राजनीति भी कहते हैं, या जो भारत में डे टू डे फंक्शनिंग हमारे इंस्टीट्यूशंस की है, और ख़ास तौर से जिस इंस्टीट्यूशन में आज हम बात कर रहे हैं वो कैसे लिंक्ड है। देखिए, 2001 में एक सज्जन है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जिनका नाम था शेल्डन पॉलॉक। शेल्डन पॉलॉक को दुनिया भर में संस्कृत की सबसे बड़ी अथॉरिटीज में से एक माना जाता है। शेल्डन पॉलॉक ने 2001 में एक पेपर लिखा, द डेथ ऑफ संस्कृत। उनका ये मानना था कि संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज। ये शेल्डन पॉलॉक जो संस्कृत के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं। और उस पेपर में उन्होंने एक प्राइम रीजन इसका एक दिया है, कारण ये दिया कि चूंकि संस्कृत जो है वो हिंदुत्व के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट हो गई है, दैट इज वाई संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज। तो अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करिए और 2015 की घटना का राहुल जी ने जिक्र किया यहाँ पर। तो उसमें जो लोग थे, कन्हैया कुमार, उमर खालिद और जो भी लोग थे जो है जिनके नाम जिनके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए, शेल्डन पॉलॉक जो है उनकी सपोर्ट के अंदर जो है एक बयान जारी करते हैं। और शेल्डन पॉलॉक उस समय क्या कर रहे हैं? शेल्डन पॉलॉक उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नहीं है। शेल्डन पॉलॉक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो नारायण मूर्ति के बेटे रोहन मूर्ति चला रहे हैं, जिसका नाम मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी है, जो संस्कृत के भारत में संस्कृत की जो सिलेक्टिव टेक्स्ट्स हैं उनको जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पब्लिश करेगी। और उसको पब्लिश कौन कर रहा है? जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। और उसके एडिटर कौन है जो है पूरे प्रोजेक्ट के? वो है शेल्डन पॉलॉक। तो ये एक, दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज जो है विच विल टेल यू। और इसके लिए कोई बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। गूगल पे आपको जो है वो सारी चीजें मिल जाती है। तो आप थोड़ा सा अगर पीछे वो जाएंगे तो सो कॉल्ड सेकुलर या लिबरल, तो उसकी आड़ में आप ये देखते हैं दे आर बेसिकली, मैं तो मानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स इज बेसिकली कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ माफियाज। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई सिविलाइजेशनल इतिहास नहीं है। जिन लोगों का वहाँ सिविलाइजेशनल इतिहास था उन लोगों को वहाँ समाप्त कर दिया गया। पश्चिम में सभी जगह यही हुआ। जिनका भी सिविलाइजेशनल इतिहास था, जो स्थानीय लोग थे, उनको खत्म कर दिया गया, उनकी ज़मीनों को टेक ओवर कर लिया गया और एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक भूभाग को एक देश का नाम दे दिया गया। दैट इज़ व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज। और वही वो लोग कर भी रहे हैं। और आप सब लोग जो है खूब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, और आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया को कुल मिलाकर एक 50 लोगों का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाता है, जिसको ऐसी कोई गलतफहमी है जो है कि ज़्यादातर जगहों पर जो चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, तो ये दुनिया भर में ये 50 लोगों का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही जो है वो सारी चीज़ें करवा रहा है। इसको आप थोड़ा सा, जैसे इसके जो मैनिफेस्टेशन है, वैनगार्ड जैसी कंपनियां हैं या ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां हैं, जिनकी जो वर्थ है वो या जो है वो यूरोप और यूएस के कंबाइंड जीडीपी से ज़्यादा है। तो ये इस गलतफहमी में मत रहिए। लेकिन इस पुस्तक का महत्व इस दृष्टि से ज़्यादा है कि भारत के खिलाफ यूएस यूनिवर्सिटीज़ में क्यों एजेंडा चल रहा है।
बिकॉज भारत इस 50 लोगों के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चैलेंज कर रहा है, और ये चैलेंज हुआ है 2014 में आने के बाद। सो दिस इज द प्रॉब्लम, और इस वजह से यूएस यूनिवर्सिटी से लगातार प्रोपेगेंडा मटेरियल चलाया जा रहा है। तो ये तो हो गई बात जो है थोड़ा सा विषय से जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अब मैं बस इतना कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, एक चैलेंज है एकेडमिशियंस के सामने भारत में। आप सभी लोग जो है वो जेएनयू में एकेडमिक्स के लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप उनको चैलेंज तो कर रहे हैं, लेकिन आपको जो एकेडमिक रिकॉग्निशन है वो वेस्ट का इतना ज़्यादा हेजेमनी है उसके ऊपर कि आप जब तक उसकी टर्मिनोलॉजी में बात नहीं करेंगे, जब तक आप उसके बनाए हुए पैरामीटर्स पर पीएचडी नहीं करेंगे, तो वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जब वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो व्यवहारिक बात यह है कि आपका एकेडमिक करियर जो है इट विल बी स्टॉल्ड, क्योंकि यहाँ तो सारी जो रिक्रूटमेंट होती है एकेडमिक्स में वो सारी की सारी तो वेस्टर्न पैरामीटर्स पे होती है कि आपको इतने रिसर्च पेपर इस तरीके के जर्नल्स में आपके छपे होने चाहिए। तो वो रिसर्च की मेथोडोलॉजी तो आप वेस्ट की ही अडॉप्ट कर रहे हैं। सो द चैलेंज इज कि आप उनके हथियार, जो उनका एम्युनिशन है, जो उनका हथियार है, उनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, लेकिन आपको यूज वही हथियार करने पड़ रहे हैं। तो ये कहना बड़ा आसान है मंच से कि एकेडमिक्स के लोगों को इसको चुनौती देनी चाहिए, बट यू नो फॉर अ हंगरी मैन यूटोपिया इज अ वर्ल्ड फुल ऑफ फूड। अल्टीमेटली लाइवलीहुड मैटर्स। So how do you do it? How do you find the balance? I don't know. I've been struggling with this question कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है भारत के संदर्भ में, भारतीय जो है परिस्थितियों के हिसाब से शुरू तो हुई है, पर जो हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है पूरा यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, तो वो तो पूरे का पूरा जो है वो आप वेस्ट बेस्ड कह लीजिए या यूएस बेस्ड कह लीजिए। तो ये एक चैलेंज है, इसको आप कैसे मीट करेंगे ये आपको देखना है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट, बट आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। इट इज ईजियर सेड देन डन। और नई टर्मिनोलॉजी आपको गढ़ने की ज़रूरत है। उस टर्मिनोलॉजी को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे एक्सेप्टेंस मिलेगी, क्या हम पैरेलल एक नेटवर्क खड़ा करेंगे, तो ये भी एक जो है क्या उसकी कैपेबिलिटी हमारे अंदर है। उस पैरेलल नेटवर्क को खड़ा करने के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, जो लोग उस पैरेलल नेटवर्क को खड़ा करने के लिए लगेंगे, अपना जो है करियर दाव पे लगाएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम। दीज आर सम वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो जब तक आप इस चीज की नहीं करेंगे जो है, until and unless you take care of this thing or we take care of this thing, I don't think we might win the battles, but it will not be easy to win the war. और एक चीज और बस कहना चाहता हूँ। देखिए, दो चीजें जो है बैटल ऑफ नैरेटिव्स में, दो चीजें होती हैं, एक है नैरेटिव और एक है काउंटर नैरेटिव। तो मुझे राहुल जी की किताब इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें नैरेटिव, इसमें प्राइमरली काउंटर नैरेटिव है, बट इसमें नैरेटिव बिल्ड करने के सीड्स भी हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनकी जो अगली पुस्तक है, या यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कोई लिखे, दिस इज एक बहुत अच्छा काउंटर नैरेटिव है, सीड्स ऑफ नैरेटिव है। नाउ दीज सीड्स शुड ब्लूम, और हमें अपना नैरेटिव तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि हम काउंटर नैरेटिव में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। ये गलत है, वो गलत है, इसने ये कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया। वो तो ठीक है भाई, पर तुम्हारा नैरेटिव क्या है, तुम क्या करोगे? सो दैट नैरेटिव बेसिकली वी हैव टू बिल्ड। उसके लिए यू नीड आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, उसके लिए यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम। सो आई होप वी हैव कम अ लॉन्ग वे, जो है बहुत दूर तक आ गए हैं कि आज इस सभागार में इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी पुस्तक लिखी जा रही है, और ऐसे गणमान्य लोग यहाँ पर हैं जो राष्ट्रीय विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सो आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट वी स्टिल हैव माइल्स टू गो। थैंक यू। Thank you, sir. Now I request the chief guest, Shri Nand Kumar ji, to kindly deliver his address. Please give him a huge round of applause, everyone.